ओके, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, है बराबर? तो आप लोग कुछ पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत? लास्ट टाइम आई हैड asked you all to read something about replication. पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने? किसने नहीं पढ़ा? हाँ, क्या पढ़ा? क्या बोले आपने? हाँ। अच्छा, कहाँ से पढ़ा आपने? लेकिन हमने ऑलरेडी सिटी पावर में डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, और किसने पढ़ा है? किसने नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोग को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। लेकिन हमने ऑलरेडी एक ओवरव्यू ले लिया है, तो आई होप कि जब आप पढ़ते हैं टेक्स्ट तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। रिया मते है ना? नहीं, मेघा मेघा राउत। अच्छा, आपने तो पढ़ा? अभी भी नहीं आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही बराबर? ओके, मैं भी पूछ रहा था आप लोगों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं, टेक्स्ट पढ़ा है कहीं से? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपने क्या पढ़ा है और कितना समझ में आया, क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। यानी कि मैंने जो क्लास में बताया वो भी समझा नहीं आप लोग, इसका मतलब यही हुआ ना? हम्म 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 तो कंटिन्यूस तो डिसकंटिन्यूस वाली स्ट्रैंड में ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो कंटिन्यूस वाला तो कंटिन्यूस फ्रेम करता जाएगा, नया स्टैंड बनाता जाएगा। कंटिन्यूस स्टैंड जो है 5 to 3 डायरेक्शन में है, और जो दूसरा स्टैंड है जो कि 3 to 5 डायरेक्शन है, वो लूप में फॉर्म करते हुए छोटे छोटे टुकड़े बनाता चलता है। उसी टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये इतने कम समय के लिए होता है कि यू वोंट बी एबल टू सी इट, यू वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप और इन एक्सपेरिमेंटेशन। ओकाजाकी जो थे, क्या केंजीरो कुत्सुबी, केंजीरो ओकाजाकी कुत्सुबी नाम है उनका। वो कैसे, उनको एक इत्तेफाक था कि ही कुड सी दोज फ्रैगमेंट्स, यानी कि जब उन्होंने उनको फ्रीज किया होगा, जब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो देन इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने उसी समय ही उसको फ्रीज किया, and he could observe those fragments which are now which are later
जॉइंड बाय लाइगेजेस, एक दूसरा एंजाइम था जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये दोनों डीएनए और फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा? पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ा? आप लोग ऐसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि आप, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि मेरी बताई हुई ये बात समझ में आ रही है तो सेम चीज़ वहाँ पे भी लिखी होगी, बट उस दूसरे टर्म्स में लिखाऊंगा, उसके लिखने की स्टाइल अलग होगी। मैंने आपको बताया था कि लूप फॉर्म करने वाली बात शायद हर जगह हर टेक्स्ट में आपको ना मिले, पर ये जरूर लिखा रहता है कि वो जो एंटी पैरेलल वाली दूसरी स्टैंड है जो 3 to 5 डायरेक्शन पे है, तो वहाँ पे वो यूजुअली छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या कहते हैं कि डिसकंटिन्यूस, या फिर कहते हैं उसको लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि जिसमें एक साथ बनता है, टुकड़े बनते रहते हैं। और जो नॉर्मल डायरेक्शन वाला है उसमें कंटिन्यूस बनते जाते हैं, जिसमें कंटिन्यूस बनता है हम उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसके थ्रू रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है, लीड किया जाता है। तो आपको डिफिकल्टी कहाँ, बात समझ में कौन सी बात समझ में नहीं आई? और कुछ पूछा था शायद मैंने, कोई एक आध क्वेश्चन भी रखा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं ये पूछूंगा। ऐसे शांत मत बैठा करो, बोलते रहा करो। इतने सारे लोग क्लास में हैं और कोई भी, किसी ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कहना है, फिर हम आगे बढ़ जाए। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या आपको मैंने डांट फटकार रखा है कि आप लोग बात नहीं करेंगे बीच में? जब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बोलिए तो आप लोग कोई नहीं बोलता है, सब शांत बैठे रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ रूपल बोलो। पॉलीमरेज। आपका माइक थोड़ा सा गड़बड़ है शायद। चालू होता है, शुरू होता है, बंद हो जाता है। रूपल के अलावा कोई और नहीं बोलना चाहता? ओके। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। कोई तो भी एंजाइम है जो अनबाइंडिंग के बाद, जो हेलिकेज एंजाइम जो अनबाइंड करने में हेल्प करता है, उसके बाद एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम पॉलीमरेज है। ये आपने उसके टाइप्स पढ़े हैं, अल्फा बीटा गामा, या फिर 1 2 3, क्या पढ़ा है आपने पॉलीमरेज के बारे में? पॉलीमरेज मतलब जो पॉलीमराइज करता है, मल्टीपल मोनोमर्स को जोड़ के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स होंगे।
तो हमारे इसमें डीएनए के केस में कैसा है कि न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड को हम एक मोनोमर कहते हैं, हालांकि इसके मोनोमर्स डिफरेंट हैं। लाइक एक में एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। ये अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस से अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे या न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, इसका आपने ये nomenclature, have you come across with these terms, and what do they stand for? Mhm. Yes, good. तो ऐसा है कि पहला न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजन बेस, वो अटैच होता है एक शुगर मॉलिक्यूल से। और वो शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होने के बाद फिर वो एक और जैसे दूसरा नाइट्रोजन बेस है वो भी एक शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होगा, और दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ में जो अटैच किए नाइट्रोजन बेस जिनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, वो दोनों फिर फॉस्फोरिलेट होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। यानी कि दो न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है, जिससे हम उसको न्यूक्लियो, जैसे कि हम काउंट करेंगे नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वो फॉस्फेट दो न्यूक्लियोसाइड्स में कॉमन होता है। तो ये तो आपने न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात की। अब जैसे कि हमने कहा था कि हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है वो उनको सेपरेट करता है, अनबाइंड करता है, स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करता है। यानी कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, है ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन साथ में बाइंड करते हैं, एक सिंगल साइक्लिक नाइट्रोजन बेस है, और कुछ जो है डबल साइक्लिक नाइट्रोजन बेस है। वन सेकंड। ठीक है, तो पॉलीमरेज के में क्या आपने टाइप्स पढ़े हैं? जब आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो पॉलीमरेजेस के टाइप्स होंगे, या तो अल्फा बीटा गामा लिखा होगा, या फिर पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। भारतीय, भारतीय, हाउ आर यू, कैसे हो? सब ठीक हो गया? गुड। आपने पढ़ा है कुछ? हाँ हाँ, ओके। हाँ, या synthesis of new strand. Okay, so you haven't gone through those types of polymerases which help them polymerization. Is it polymerase alpha, beta, and gamma, or polymerase 1, 2, and 3? Okay. And then what happens once the polymerase attaches to the once the polymerase is the enzyme attaches to the unbound strands, it reads one strand as the leading strand. That means the polymerases continuously frame the new strand. They continuously add the nucleotides to make a new strand, and the other strand, which is called lagging or the discontinuous strand, would have fragments of DNA molecules. They've been polymerized in small fragments, and these fragments are called Okazaki fragments by the name of the scientist who has discovered it. And these fragments are, later, not later, as the two fragments are framed, the fragments are joined by the ligases. Ligases is an enzyme which helps in adding one or two nucleotides so that it can be joined. The two fragments can be joined. इसके अलावा और क्या हुआ आगे, जब सपोज करिए कि once the replication is over, what happens then? How does a molecule, the DNA molecule which has been replicated, comes to an end?
Mhm. Yeah, Bharti, I'm not able to hear you. सभी को ऐसे ही हो रहा है? Everybody is facing the same problem? I'm not audible. Am I not audible? Ria, what happened? So everybody is facing the same problem. Nobody can hear me clearly. इनको तो आना नहीं चाहिए। क्या आप लोग की आवाज भी आती है क्या उसमें? अभी क्या कहते हैं? अभी आवाज आ रही है बराबर? अच्छा। हम्म। ओके। तो बताइए, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि जैसे कि पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है, तो उस समय क्या होता है? शुरुआत कहीं से हुआ था, जैसे कि प्रोकैरियोट रहा और उसमें सर्कुलर डीएनए रहा, तो शुरुआत ओडीसी या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसे कंसेंसस सीक्वेंसेस का साइट है जहाँ पे 9 और 13 हैं, 3 9 और 11 13 हैं जो एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं नजदीक नजदीक। तो वो साइट रिकग्नाइज किया जाता है, वहीं पे हेलिकेस अटैच होगा और अनबाइंड करना शुरू करेगा और हमारा जो पॉलीमरेज जो है वो भी वहीं पे अटैच करके उनको कॉपी करते हुए, रीड करते हुए, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए एक नया स्ट्रैंड बनाता हुआ चलता है। ये सर्कुलर उसमें है। अब यदि मान लीजिए लीनियर डीएनए है, तो मैंने कहा था कि ऐसे कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। वो यूजुअली बॉक्सेस हम बुलाते हैं उनको, प्रिजनर बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स, ऐसे ढेर सारे बॉक्सेस हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एक कंसेंसस सीक्वेंसेस कैरी करते हैं, जिसके बेसिस पे ये पॉलीमरेजेस अपने आप को अटैच कर पाते हैं उस जगह पे, एंड द replication or the polymerization of the strands in form of leading and lagging strand या फिर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वे में वो नए स्ट्रैंड्स बनाते हुए चलते हैं। ठीक है। तो लेकिन मेरा ये पूछना था कि जैसे ही स्ट्रैंड खत्म हो गया, लीनियर में है स्ट्रैंड खत्म हो जाएगा, और सर्कुलर में है तो जहां से ओरिजिन था वहीं पे वापस पहुंच जाएगा। जहां से ओरिजिनेट हुआ है रेप्लिकेशन, वो सर्कुलर डीएनए का गोल 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 बनाते हुए वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे ही उस जगह पे पहुंचा हुआ रहेगा, एक्चुअली क्या है कि देर इज अंदर एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने की जरूरत है। वो यूजुअली आप ग्रेजुएशन में उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन पीजी में जाएंगे तो पीजी में भी शायद पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, आई डोंट नो। बट व्हाट हैपेंस द पॉलीमरेज वेयर इट अटैचेस द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सर्कुलर डीएनए है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओडीसी जहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जब ये पॉलीमरेज अटैच होता है, इसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स के भी छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल सिंगल सेल क्या बोलते हैं उसको, एस आर स्मॉल राइबोसोम्स, फ्रैगमेंट्स एस एस राइबोसोम। तो ये सब जो है वो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और पॉलीमरेज अपना काम करते हुए आगे निकल जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स वहीं अटैच रहता है। एंड क्या होता है कि उसके कारण क्या होता है कि व्हेन इट रीचेस बैक टू द सेम पॉइंट, समझ में आता है कि हियर इट हैज टू बी एंडेड, यहाँ खत्म करना चाहिए। बट इन केस ऑफ लीनियर डीएनए, वो एंड एंड खत्म हो जाएगा, एक जगह से रीडिंग खत्म हो जाएंगी तो रुक जाएगा। बट लेकिन शुरुआत जहाँ हुई थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे बॉक्सेस थे, या फिर जैसे लीनियर डीएनए में क्योंकि ओडिसी नहीं है, कुछ और कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं जिसको हम टाटा बॉक्स या कैट बॉक्स ऐसा अलग नाम से जानते हैं, जिनके अपने अपने नाम भी हैं, प्रिजनर बॉक्स, ऑर्गेनस बॉक्स, बॉक्स मतलब a smaller portion of DNA fragment which has got some consensus sequences with the enzymes which they get attached to, जिससे वो अटैच होते हैं, उनके पास भी कुछ छोटे छोटे राइबोसोमल या फिर कहना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंसेस होते हैं जो रिजेंबल करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन कंसेंसस सीक्वेंसेस के, या जैसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं या फिर कैट बॉक्स कहते हैं, ये और भी दूसरे कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं।
अलग अलग एनिमल से अलग अलग बॉक्सेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो ये सब के थ्रू वहाँ पे कुछ और अटैच होता है। वो क्या अटैच होता है, जैसे कि हमने कहा था रात में कि प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर अटैच होता है। प्राइमर वाली बात कहाँ से आई, या फिर कहना चाहिए कि प्रोमोटर लगते हैं, या फिर कहना चाहिए इन्हांसर्स लगते हैं। ये सब कहाँ है, ये मैं इसलिए कह रहा था। आप लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर क्या है ना कि आप नए नए टर्म्स बीच में लेके आओगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ना आपको मज़ा आएगा समझने में, ना मुझे आएगा बताने में। क्योंकि मैं ऐसे ही सब कुछ बता के चला जाऊँ तो आप लोग सुन लेंगे, उस समय के लगेगा कि हम समझ गए, कि जब टेक्स्ट पढ़ने जाते हैं तब आपको बिल्कुल समझ में आता नहीं है। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो कन्फ्यूजन जो है, अभी काम करिए कि आप जब मिलेंगे तो आप प्लीज़ करके, आप सभी लोग प्लीज़ करके टेक्स्ट पढ़िए, कहीं ना कहीं नेट पे पढ़िए, या फिर पावर एंड दागिना वाला से पढ़िए, या फिर किसी भी बुक से पढ़िए। वो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट प्रोसेस को पूरा एक बार पढ़िए, और उस पर नोट कीजिए कौन कौन सी चीज़ जो आपको डाउट है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा। पॉलीमरेज आपको समझ में आएगा, हेरिकेज आपको समझ में आएगा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि आइसोमरेज है, वो टीलो आइसोमरेज है, टीलोमर है, टीलोमरेज है। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सब टर्म्स नए नए आएंगे आपको, तो आपको यही समझना है कि कौन क्या करता है। जैसे मैंने कहा था कि डीएनए डीएनए है, तो वो क्या है कि यदि मान लीजिए हेलिकेज अनबाइंड करता चलता है, तो पीछे के जहाँ सामने के जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें ट्विस्टिंग जो है और टाइट होती जाती है। टाइट होने के कारण सुपर कॉइलिंग होती है। तो सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम है ना, जो उसको ब्रेक करता है? टोकोआइसोमरेज नाम का एक एंजाइम है, टोकोआइसोमरेज, जो कि वो जो टाइटनेस या फिर सुपर कॉइलिंग होती है उसको निक देता है। एक स्ट्रैंड में ही निक देगा, पूरे का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो सुपर कॉइल हो गया था वो लूजन अप हो जाएगा, और हेलिकेज अपना काम इजीली करता हुआ आगे चला जाएगा, और उसके पीछे से पॉलीमरेज फ्रेम करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो वो, जैसे कि मैंने कहा था, कंसेंसस सीक्वेंसेस जहाँ पॉलीमरेज उससे मिल रहा है, तो वो किसके थ्रू अटैच होता है, कौन सा मॉलिक्यूल रहता है। या कहना चाहिए कि हर डीएनए से जब एक नया डीएनए बन रहा होता है तब वो मॉलिक्यूल लगता है क्या वहाँ पे, नहीं लगता है। ये सब चीज़ों को आप एक बार जब तक पढ़ेंगे नहीं, नए टर्म्स आएंगे, प्रोमोटर्स लिखा रहेगा, एनहांसर्स लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये भी आता है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये भी लिखा रहता है। कि जो बॉक्सेस की मैंने बात की थी लीनियर डीएनए में, वो बॉक्सेस कहाँ होते हैं, यानी जहाँ से शुरुआत होनी है रेप्लिकेशन की, उसके कुछ पहले। यदि डीएनए मॉलिक्यूल 5' की डायरेक्शन में देख रहे हैं और किसी एक पॉइंट से कोई चीज़ शुरुआत हो रही है, तो उसके पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम हम गए हैं। और जब जिस तरफ रेप्लिकेशन प्रोपोगेट होता है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन की तरफ, उस तरफ बनते ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, जब तक आप टेक्स्ट पढ़ेंगे नहीं, मेरी बताई हुई बातें आपको हवा में लगेंगी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके बाद हमें ट्रांसक्रिप्शन देखना है। ट्रांसक्रिप्शन में लगभग ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, वहाँ पे हमारे आरएनए सिंथेसाइज होता है। तो आरएनए सिंथेसाइज होता है तो कौन से स्ट्रैंड्स के थ्रू आरएनए सिंथेसाइज होगा, या कौन सा स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, तो कौन से स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करते हुए बनेगा। जो आरएनए बन रहा है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, तो मैसेंजर आरएनए क्या जो कोड होता है उसको ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या फिर वही कोड को कैरी करता है, या फिर देखना चाहिए कि उसको जब बाद में जब ट्रांसलेशन होता है तब टी आरएनए जब आता है, ये सब आपको मालूम है तो सुपरफिशियल। जब टीआरएनए आता है तो टीआरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो ट्रिपलेट कोडॉन्स के बेसिस पे काम करते हैं। तो वो जो ट्रिपलेट कोडॉन के बेसिस पे काम कर रहे हैं टीआरएनए, क्या वो सीक्वेंस को मैच करते हैं जो जो कोड है, या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ के आपके डाउट्स नहीं दिखेंगे, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे अटैच कर रहा है, तो ये आपको प्लीज जॉट आउट करिए, इनको पॉइंट्स बनाइए कि हमने पढ़ा तो उसमें ये चीज़ आई, ये टर्म आया मुझे समझा नहीं, या फिर ये कैसे काम करता है, या फिर ये टर्म है तो क्या है। अब यूजुअली देखा गया है कि एक जो जब डीएनए मॉलिक्यूल पूरी तरह रेप्लिकेट हो जाता है तो क्या होता है कि शुरुआत करने के लिए उसे एक अलग पेयर को वहाँ अटैच करना होता है, यानी कि एक अलग सा मॉलिक्यूल शुरुआत करने के लिए अटैच होता है डीएनए मॉलिक्यूल में। वो मॉलिक्यूल जब पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल उस जगह को छोड़ देता है। तो वो छोड़ देने के बाद कहने का मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल जब भी रेप्लिकेट होगा
तो वो शुरुआत के पॉइंट से, जहाँ से शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के पॉइंट पे कोई और मॉलिक्यूल से अटैच होता है। जब वो पूरा का पूरा डीएनए कंप्लीट हो गया, रेप्लिकेट हो गए, तो ये मॉलिक्यूल वहाँ से छोड़ देता है जगह को। तो यानी कि हर डीएनए मॉलिक्यूल जब भी रेप्लिकेट होगा तो उसका एक एंड पे एक पोर्शन ऐसा रह जाएगा जो कि पॉलीमराइज हुआ नहीं है। तो वो उसको कौन फुलफिल करता है? जब वो मॉलिक्यूल डीएनए को छोड़ देता है तो डीएनए का वो पोर्शन जो है अनपॉलीमराइज्ड पोर्शन, एक सिंगल स्ट्रैंड रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिकी डीएनए। यानी वो किसी को भी चिपक सकता है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल कहीं से भी कुछ मिल गया उसको चिपक सकता है वो। तो वो स्टिकी एंड्स बोलते हैं। स्टिकी एंड्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है? वहाँ एक दूसरा एक एंजाइम काम आता है, जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज। टीलोमरेज मतलब टीलोमेर मतलब क्रोमोसोम का एंड वाला, तो टीलोमरेज तो एंजाइम जो कि एंड में काम आता है। तो वो पोर्शन जो छूट गया था, जो स्टिकी एंड बन गया था, वो स्टिकी एंड को, जैसे कि अब ये दो है, यहाँ से एक सपोज करिए एक स्ट्रैंड है, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ, उसके बाद से ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हुआ था उसने छोड़ दिया जगह, तो क्या होगा? हमेशा एक छोटा सा ऐसा एंड रह जाएगा कोने में, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। ये सिंगल स्टैंडर्ड एंड जो है उसको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं डीएनए के। तो वो कैसे हिंडर करते हैं, कैसे प्रोसेस में गड़बड़ करते हैं, या फिर उस स्टिकी एंड्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है? तो वहाँ दिस पर्टिकुलर एंजाइम कम्स इनटू प्ले, टेलोमरेज। टेलोमरेज जो है फिर वो जाके वहाँ अटैच होता है और फिर उसको क्या करता है, एक बेस बनाता है इस स्टैंड को, इस नीचे वाली स्टैंड जो कंप्लीट नहीं थी उसको सेंट्रलाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और फिर वो आगे चला जाएगा, थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। यानी कि हर रेप्लिकेशन के बाद हमारे जो टेलोमेरिक एंड्स है, जो एंड है, एक एंड जो है डीएनए का जो कि सिंथेसाइज नहीं हुआ था, वो पोर्शन अब टेलोमरेज की मदद से वो एक्सटेंड करके उस पोर्शन को भरा जाता है। लेकिन जब भरा जाता है, जब एक्स्ट्रा डीएनए का स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा बनता है। तो हर रेप्लिकेशन के बाद वो जो टेलोमेरिक एंड है, जिस एंड पे स्टिकी एंड जो बन गया था, वो एक नया एक्स्ट्रा सीक्वेंस फ्रेम करता है। तो वो जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस फ्रेम करता है, हम उसको टेलोमेरिक एंड्स बोलते हैं। वो यूजुअली रिपीट्स होते हैं। एक बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ, एक छोटा सा एक्स्ट्रा पोर्शन बन गया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से रेप्लिकेट हुआ, फिर से वो एक्स्ट्रा पोर्शन बन गया। तो ऐसे हर बार जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वो टेलोमेरिक एंड इंक्रीज होता जाता है। तो ऐसे ही कहने की बात है कि एक लाइफ में, जैसे कि अभी एक लाइफ है हमारी 60 ईयर से 70 ईयर से 80 ईयर्स की लाइफ है, उसमें हमारे सेल्स कितनी बार रेप्लिकेट हुए होंगे टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म? तो उसमें वो जितनी बार भी सेल डिवाइड होंगे उतनी बार रेप्लिकेट हुए होंगे। तो हर रेप्लिकेशन के टाइम पे हमें एक छोटा सा एंड का एक्स्ट्रा पोर्शन उसमें सिंथेसाइज किया हुआ नजर आता है। वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन सिंथेसाइज होता है, वो उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं कि भाई देखा जाए तो एक ह्यूमन के 80 साल की उम्र में कितने बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, कितने टेलोमेरिक एंड्स के रिपीट्स हमें नजर आएंगे। यानी कि हर बार रेप्लिकेशन में एक छोटा सा एक्स्ट्रा पोर्शन सिंथेसाइज होगा। तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका यूज क्या होगा? तो उसका यूज है ऐसा कि उसका इम्प्लीकेशन ऐसा है कि हम उसकी एज काउंट करने में मदद हो सकती है। लाइक सपोज करो कि एक ह्यूमन के केस में 80 साल जी रहा है, तो 80 साल में सपोज करो 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10,000 टाइम्स और 10,000 एक्स्ट्रा पोर्शंस बनते जाएंगे। तो बाई लुकिंग इनटू दोज पोर्शंस, दोज टेलोमेरिक एंड्स, एंड हाउ मेनी टेलोमेर रिपीट्स आर देयर, जितने रिपीट्स है 10,000 रिपीट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 80 साल गुजर चुके। सपोज करिए हो कि 80 सॉरी 10 की जगह 1 लाख बार रिपीट हो गए, तो कितने बार रिपीट हो चुके हैं, कितने साल हो गए होंगे? 1,000 के लिए 80 साल, 1 लाख के लिए दो 800 ईयर्स। यानी ऐसे हम टेलोमेरिक एंड्स के रिपीट्स रहते हैं, कंटिन्यूसली वो जो टेलोमेरेज उसको ऐड करता जाता है, हर एप्लीकेशन में सिमिलर टाइप का सीक्वेंस ऐड होता जाता है। तो इस प्रकार से बाय सीइंग दोज रिपीट्स एट द टेलोमेरिक एंड यू कैन जज या फिर यू कैन एसेस द एज ऑफ दैट एनिमल। तो सोचिए कि हम लोअर एनिमल से इवॉल्व होके आए हैं, तो हमारे डीएनए में वो कितना सारा टेलोमेरिक एंड होगा, कितने रिपीट्स होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेलोमेरिक एंड्स के रिपीट्स को काउंट करके ये एस्टिमेट किया जाता है कि दिस ऑर्गेनिज्म इज हाउ ओल्ड इज दिस एनिमल इज इन द इवोल्यूशनरी पाथ।
है ना, क्योंकि अभी तो हम, अब जितने बार भी हम यहाँ पे हैं, अब जितना समय बीतता जाएगा, 80 साल में मान लीजिए हमारा एक बच्चा हो गया, तो वो करीब करीब 30 साल में आया, तो 30 साल से फिर वो 80 साल तक उसके बढ़ जाएंगे। तो इन टोटल देखा जाए तो 30 ईयर्स पे जितना बड़ा था उतने ही रिपीट्स आएंगे उसमें, उसके बाद जो रिपीट्स आएंगे उसके कैरी फॉरवर्ड जाएंगे उसकी अगली जनरेशन में। तो लाइक दैट, इट्स अ बिग कैलकुलेशन, इट्स अ बिग स्टडी कि उस चीज को देखकर ये एसेस किया जा सकता है कि उसकी उम्र कितनी है, कितना ओल्ड है एनिमल इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स में। एक दूसरा इस चीज का इम्प्लीकेशन है, इसका यूसेज है, वो ये है कि जब हमने कहा था कि हर सेल जब भी डिवाइड करता है तो डुप्लीकेट करता है, यानी कि हर डुप्लीकेशन के बाद हमें एक रिपीट मिलेगा। रिपीट मिलेगा तो क्या होगा कि वहां पे टेलोमेरेज की एक्टिविटी हुई है। तो आप सपोज करिए एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट में यदि मान लीजिए वो मैलिग्नेंट या फिर जो भी है ट्यूमर फॉर्मिंग कैंसर है, तो ट्यूमर फॉर्म कर रहा मतलब क्या होगा कि सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, सेल मल्टीप्लाई करते जा रहा है बार बार, राइट। तो आप सपोज करिए कि एक ट्यूमर बनने के लिए उसको सम लाख टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना हुआ होगा। तो सपोज सोचिए अब, हर बार जब भी ट्यूमर मल्टीप्लाई करेगा, सेल डिवाइड हो रहा है, तो मैंने बात कही कि सेल को डिवाइड होने के लिए माइटोसिस होना चाहिए। तो माइटोसिस होने के लिए माइटोजन नाम का प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जब तक माइटोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा सेल डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो वो माइटोजन के प्रेजेंस ये शो करता है कि वो सेल डिवाइड हो। तो यानी कि जो ट्यूमर सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसका मतलब है कि उन ट्यूमर सेल्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको माइटोसिस मिलेगा। माइटोसिस नहीं रहेगा, सेल डिवाइड कैसे करेगा? तो अनकंट्रोल्ड वे में माइटोसिस बार बार जनरेट होता रहता है, जिससे कारण सेल डिवाइड होता रहता है। लेकिन हर डिवीजन के टाइम पे एक टेलोमेरिक रिपीट बढ़ता जा रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये टेलोमेरिक रिपीट नहीं रहा, सपोज करो ये टेलोमरेज नाम का एंजाइम नहीं रहा, तो डीएनए का वो एंड हमेशा ऐसा खुला रह जाएगा, जो कि किसी भी डीएनए किसी भी आरएनए जो इसे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए उसको वो चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसका एक एंड छूट गया था, वो शायद किसी आरएनए मॉलिक्यूल या फिर किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करके वो स्टिक कर जाए, अपना काम वो मिस करता जाए। यानी कि यदि स्टिकी डीएनए बना दिए तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो आगे के अपने काम नहीं कर पाएगा। यानी कि ट्यूमर में यदि हमने सेल्स को टेलोमेरेज नाम के एंजाइम से डिवाइड कर दे, यानी उस सेल को हम टेलोमेरेज उस सेल में बने ही ना, टेलोमेरेज बनेगा नहीं, तो वो डीएनए हमेशा स्टिकी जैसा रह जाएगा। एक डिवीजन में इतना छूट गया था, सेकंड डिवीजन में फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थर्ड डिवीजन में फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा एक समय आएगा जब पूरा का पूरा डीएनए स्टिकी हो जाएगा, तो वो किसी और से चिपक जाएगा, डीएनए अपना काम करना बंद कर देगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम टेलोमेरिक एक्टिविटी को यदि कंट्रोल कर सके किसी तरीके से, तो हम शायद कैंसर में जो रिपीटेडली सेल डिवाइड होता रहता है, जिसमें कि रिपीटेडली डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड होते रहते हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम कैंसर को कंट्रोल कर, इस पे काफी सारा रिसर्च चल रहा है अभी। तो वो एक तो है टेलोमेरेज एंजाइम को ही मत रखो सेल के अंदर, या फिर माइटोजन जो रिलीज होते हैं या बनते रहते हैं उस सेल में वो ही ना बने। तो वो क्या हो सकता है कि सेल डिवाइड ही ना हो पाए। सेल डिवाइड ना हो पाए मतलब ट्यूमर सेल डिवाइड ना हो पाए, ट्यूमर सेल डिवाइड ना हो पाए मतलब ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा, ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा मतलब वी हैव गॉट कंट्रोल ओवर द कैंसर सेल। तो ये आजकल ये जो जिनके बारे में जब समझ में आई हमको, टेलोमेरेज एक्टिविटी के बारे में, टेलोमेरिक एंड्स के बारे में, टेलोमेरिक रिपीट्स के बारे में जब हमें समझ में आया, तो हमने इस चीज को यूटिलाइज करना शुरू किया कैंसर के कंट्रोल के लिए। अब रही बात, जैसे मैंने कहा था कि टेलोमेरेज ना बने तो स्टिकी एंड्स बनते जाएंगे, लेकिन सपोज करिए कि उसके पास माइटोजन नाम का भी प्रोटीन ना ही मिले, तो सेल डिवाइड ही नहीं होगा। सेल डिवाइड हो रहा है बार बार मतलब उसमें माइटोजन काफी क्वांटिटी में बन रहा है, माइटोजन इज अ प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? वही डीएनए से बनेगा। डीएनए में मतलब सपोज कहीं ना कहीं कोड है जो माइटोजन फॉर्म कर रहा है, तो क्यों ना हम वो माइटोजन बनाने वाला जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसको हम ब्लॉक कर दें, उसको हम ब्लॉक कर दें, उसको बनने ही ना दें, है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माइटोजन बनेगा नहीं, माइटोजन बनेगा नहीं तो सेल विल नॉट गो इनटू डिवीजन स्टेज, डिवीजन फेज में जाएगा नहीं, डिवीजन फेज में नहीं जाएगा तो क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी। तो वो जो है वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया है, उसको बोलते हैं हम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। ये जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये एंटी सेंस क्या है। एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए से फिर बाद में
ट्रांसलेट होके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी कि प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन बनाने के लिए एक आरएनए बनना जरूरी है। अब वो आरएनए किसी डीएनए मॉलिक्यूल के बेस से बनेगा। एक डीएनए मॉलिक्यूल जब अनबाइंड होगा उसी में से आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो वो जिस सीक्वेंस को लेकर आरएनए अपने आप को ट्रांसक्राइब करता है, यदि हम उस सीक्वेंस को ब्लॉक कर दे किसी और से परमानेंटली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आरएनए ही ना बने। आरएनए नहीं बनेगा, सीधी सी बात है कि उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो उसका रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं बनेगा। तो दैट वे ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि टेलोमेरिक एक्टिविटी के बेस भी, टेलोमेरेज एक्टिविटी के बेस पे भी हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा एक जो नाइट्रोजन्स लगते हैं, जो प्रोटीन्स बनाता है यूजुअली, क्या नाम है, कैंसर सेल टू मेक इट सेल्फ डिवाइड कंटिन्यूअसली, वो प्रोटीन को भी हम यदि ब्लॉक कर दें एट द टाइम ऑफ इट्स आरएनए सिंथेसिस, तो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर वो जो प्रोटीन बन रहा है उसको नलीफाई कर दें। तो प्रोटीन बनने के बाद नलीफाई करना कहता है कि वो बहुत सारी क्वांटिटी बनेगा तो बहुत सारी चीजें हमें लगेगी। लेकिन हमने यदि मान लीजिए वो सीक्वेंस को ही ब्लॉक कर दिया, तो सिर्फ एक सीक्वेंस ब्लॉक करना है। एक सीक्वेंस ब्लॉक कर देंगे तो आरएनए बनेगा ही नहीं, आरएनए बनेगा नहीं तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो दैट पे कुछ कुछ चीजें हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब तक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये बेसिक है, मैं बता रहा हूँ आपको। हर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे बेसिक थिंग है कि आपको रेप्लिकेशन ढंग से समझ में आना जरूरी है, आपको ट्रांसक्रिप्शन ढंग से समझ में आना जरूरी है, और आपको ट्रांसलेशन समझ में आना जरूरी है। ट्रांसलेशन आपने पढ़ रखा है, उसमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, पर फिर भी उसमें टीआरएनए, एमआरएनए वो कैसे एंटी कोडॉन या फिर ट्रिपलेट कोडॉन्स के थ्रू बाइंड करते हैं, एक दूसरे को अटैच करते हैं, एंड हाउ अमीनो एसिड्स को साथ में लाके वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनाते हैं, डाइपेप्टाइड लिंकेजेस क्रिएट होती हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सब ये पूरा बेसिस है आपके पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट इसलिए करता रहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ो एक जगह, टेक्स्ट में पढ़ने के बाद, और मेरी बताई हुई बातों में आपको रिलेशन निकालना होगा। जो मैंने चीजें लगता है कि मैंने बताते समय ये नहीं बताई है लेकिन टेक्स्ट में लिखा है, नोट इट डाउन। ये पॉइंट्स है सर, ये लिखा हुआ था लेकिन ये तो समझा नहीं हमने, आपने तो ये बात को बताई नहीं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों नहीं बताई, कहाँ बताई। So I always wanted you all to just go through the text for once at least, for like मैं बोल रहा हूँ किसी के लिए नहीं, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ो, ना मेरे लिए पढ़ो, सिर्फ पढ़ो तो आपके लिए, ताकि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आगे समझ में आए पूरी। जब तक आप ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन ढंग से नहीं समझेंगे, आप कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोई भी, जितना आप सुनते हैं ना कोई कोविड का आरटीपीसीआर हो रहा है, रियल टाइम पीसीआर हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, ये सब चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। वो उस दिन भारती ने, क्या नाम है, भाविका ने बताया था वो कुछ तो भी, है ना, वो सैंगर मेथड से होता है, और सैंगर को तो नोबेल मिला था। लेकिन मैं वो जानना चाहता हूँ कि उसने क्या मेथड बताया था। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं समझेंगे तो सैंगर का मेथड समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे अटैच कर रहा है, कैसे पॉलीमरेज उसको डुप्लीकेट कर रहा है, या फिर उसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो ऑल दीज टर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और जब आप जितने टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे, जैसे कि अभी फाइनल ईयर में आपको टेक्निक्स आएंगे, शॉटगन मेथड है, उसके बाद ढेर सारे मेथड्स आते हैं, पीसीआर है, एम्प्लीफिकेशन के बाद में रियल टाइम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, आरएनए से डीएनए को बनाने को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए फ्रेम करना। आरएनए से डीएनए फ्रेम करने में बैठे बैठे टेबल पे फ्रेम कर सकता हूँ कि आरएनए का सीक्वेंस को पता लग गया, AUAUAGC लिखा हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल बना दूंगा, मुझे डीएनए का स्टाइल आ जाएगा। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दूंगा यूएसएल की जगह थायमिन, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। और वही आरएनए के सीक्वेंस को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट कोडॉन्स मुझे मालूम है, उसका कौन सा टीआरएनए आके उससे अटैच करता है और वो किसके लिए डिनोटेड है, कौन से अमीनो एसिड के लिए डिनोटेड है। वहां भी कंसेप्ट है, वॉबल हाइपोथेसिस है, वॉबलिंग कैसे होती है। ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा के जो प्रोसेसेस हैं जो रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में इन्वॉल्व होते हैं और चीजों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं, उनके एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये बेसिक है। जब तक आप रेप्लिकेशन नहीं समझेंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझेंगे और ट्रांसलेशन नहीं समझेंगे, it becomes difficult to understand every other protocol, every other technique, or every other, you know, process of molecular biology. So I request you all, for the sake of your own knowledge, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, एग्जाम्स के लिए नहीं,
आप अपने नॉलेज के लिए, अपने क्वेस्ट के लिए थोड़ा सा पढ़ें, और पॉसिबल हो तो कल हम मिलते हैं, तब आप वो क्वेरीज को सामने रखिए। फिर जब आप क्वेरीज रखेंगे और मेरी बात का ध्यान रखेंगे और वो टेक्स्ट को सामने जब हम इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। मैंने एक नोट्स बनाए थे एमएससी वालों के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, तब मैंने ना वो एक छोटा सा सामने फोटोग्राफ रखी थी बुक के ऊपर। बुक फॉर्मेट में नहीं आई क्योंकि पब्लिकेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय, मैं उसमें पीएचडी कर रहा था। तो मैंने वो जब लिखा तो एक सादा पेपर बैकअप प्रिंट आउट निकाल के देता था लोगों को नोट्स। तो वो नोट्स के ऊपर मैंने छोटा सा एक प्रोसेस लिखा था, एक पिक्चर बनाई थी डीएनए वीएनए का कि कैसे रेप्लिकेट हो रहा है या फिर कोई इमोशन। तो उसमें मैंने लिखा था, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ये जो स्टेटमेंट अभी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो ये जो आपने पढ़ा सेंटेंस, उसको आपने समझा, वो भी एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस पीछे में हो गई है। आपने उसको समझा, आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके ब्रेन ने उसको एनालाइज भी कर लिया और आपके मेमोरी से उसको रिलेट भी कर लिया, और आपने वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस को समझ लिया। कितनी देर में? जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते जा रहे हैं। तो सोचिए जितना कितना फास्ट एनालिसिस होता है, कितना फास्ट ये प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। अभी आपको उस दिन जो मैंने क्लिप दिखाई थी, उस दिन जो क्लिप दिखाई थी मैंने आपको, उसमें ये बताया था कि वो कितने फास्ट, जो दिखाया था मूवी क्लिप, जो कितने फास्ट तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा था। एक्चुअल स्पीड वही है, मॉलिक्यूल्स उसी स्पीड में क्या कहते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। लेकिन सोचिए इतना फास्ट रेप्लिकेट होने के बावजूद भी एरर्स कम होते हैं। एनीवेज 12 बज चुके हैं, आपको दूसरी क्लास होंगी, अभी 12:10 हो रहे हैं। एनीवेज तो मैं चाहूंगा कि कल प्लीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ें एंड कम अप विथ योर ओन क्वेरीज, योर ओन डाउट्स, कि मैंने जो बताया आपने मुझे मेरी बात को कितना समझा है, और बुक्स में क्या लिखा है, कौन से पॉइंट्स मैंने नहीं बोली है, क्यों नहीं बोली, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने एक ओवरव्यू दिया था। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको नए नए टर्म्स आते हैं, बीच में नई चीजें आती हैं, तो उसको हम रिलेट करते चलेंगे। इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। And I request you all, not for the sake of me, not for the sake of examinations, do it for the sake of your own know-how, your own knowledge. ठीक है? That's all for. हाँ जी बोलिए। ऐसा है, उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम ऐसी है कि आप लोग शॉपिंग करते हैं, किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है? शॉपिंग जब करते हैं, हाँ, ठीक है, शॉपिंग जब हम करते हैं अमेजोन पे या किसी पे भी, किसी प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं। सपोज आपने 3 चीज़ें सेलेक्ट की, शॉपिंग कार्ट में ऐड किया, किसी एक प्रोडक्ट का आपको प्राइस नहीं दिया है, तो आपकी वो टोटल नहीं बताएगा। तो वैसे ही हाल है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में भी, जब आप फीस पे करते हैं तो आपके नाम के साथ, क्योंकि फीस पे करने की साइट डिफरेंट है और आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो अलग है, तो फीस पे करते समय ये बताना जरूरी है कि रूपल के ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री का अपडेशन हो चुका है, हर बच्चे की, जिस जिस बच्चे का केमिस्ट्री है वो सब बच्चों को लिस्टिंग कर चुके हैं। उसके बाद रह जाता है बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी और जूलॉजी। ये बॉटनी और जूलॉजी का अपडेशन जो है अभी भी बचा हुआ है क्या है, बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे और जू वाले, बॉटनी वाले और मैथ्स वाले, ये कल दोपहर तक बचे हुए थे जिनका अपडेशन शुरू है। जब तक फी वाली साइट पे इन बच्चों के, आप बच्चों से आप वहाँ लॉगिन करोगे तो आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो हर सब्जेक्ट के लिए कितने पैसे, कितने एग्जामिनेशन फीस है, वो अलॉट करना होता है। तो वो अपडेशन जो बोलते हैं, वो क्योंकि स्टाफ नहीं है तो वो प्रोसेस स्लो चल रहा है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सैटरडे तक ऐसा था कि वो मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, जू और बॉटनी बचे हुए थे, पूरे हुए नहीं थे। कल शाम तक, मंडे को शाम तक मैथ्स कंप्लीट हो गया था। तो मेरे मैथ्स वाले भी कुछ बच्चे ने पहचान किए, तो उनके भी ऐसे स्टैट्स और कंप्यूटर उनका आ चुका था। मैथ्स नहीं आया था, लेकिन अमाउंट दिखा रहा था स्टैट्स और मैथ्स के बारे में, तो कम अमाउंट आ रहा था। जैसे पे करते हैं तो बोलता है कि आपका मिसमैच का इसलिए पेमेंट नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज मैथ्स का अपडेशन लेता हूँ। तो दैट वे ये अपडेशन शुरू है। गिव अस सम मोर टाइम, ये भी शायद आज शुरू हो जाएगा, या फिर वी वुड कम अप विद अनदर ऑप्शन, या जो आ सकते हैं वो यहाँ आके फीस भर दे, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो लेट अस सी कि क्या नया अपडेट आता है, नया नोटिस आता है। हाँ, बोलो।
क्या करें? तो पेमेंट कितना दिए? पैसे कटे नहीं तो कहाँ सक्सेसफुल हो गया? हाँ, टेक्स्ट आया होगा लेकिन उसमें मैसेज लिखा अमाउंट लिखा था क्या? 429 है आप लोगों का, 428 है सर। मतलब मतलब अपडेट हो चुका है, आप लोग उसको रिफ्रेश करके फिर से ट्राई करके देखिए। कुछ लोगों का हो गया, मैं वही बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री का तो वो फॉल्टी है। हाँ, तो पेमेंट हुई नहीं ना। हाँ, तो वो मतलब वो फॉल्टी मैसेज आ गया। ये तो सिस्टम अपडेट नहीं हुए हैं बराबर, तो उसके कारण जब अपडेशन चल रहा होगा, आप यहाँ ट्राई कर रहे होंगे, तो उसमें भी गड़बड़ी होती है। तो आज एक बार ट्राई करके देखिए, आज हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो कुछ और ऑप्शन दिया जाएगा हमको प्रिंसिपल की तरफ से, या फिर वो जो सर हैं जो देख रहे हैं इसको, तो आप लोग को पास ऑन करेंगे हम। ठीक है? थोड़ा समय दीजिए, आज एक है, कल भी दिन बचा हुआ है, कल का दिन भी थोड़ा, या हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड करें, लास्ट डेट को। री एग्ज़ाम मतलब आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर का? हाँ, हाँ, हाँ। ये थर्ड का शुरू है ना? फर्स्ट का नहीं है सिर्फ? री एग्ज़ाम कैसे होगा? बैक के एग्ज़ाम होंगे अभी, री कैसे होंगे अभी? आपके तो थर्ड हो गए थे। अच्छा, 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 जो एग्ज़ाम देते वक़्त गड़बड़ी हुई थी, उनको फिर से एग्ज़ाम देने के। हाँ, तो वो तो अभी तक आया नहीं यूनिवर्सिटी से, अभी आना चाहिए। ये 20 तारीख के बाद आएँगे शायद। क्योंकि 20 तारीख तक क्या है कि वो प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने को कहा है हमको, पीजी और यूजी का। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के साथ की तरफ तो सभी है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो वो 5 से 20 तारीख तक टाइम दिया हुआ है। तो एक बार शायद 20 तारीख खत्म हो जाएंगी, तो ये 20 तारीख के बीच में ही आप लोग के री एग्जाम्स भी हो सकते हैं। बीच बीच में डेट्स आएंगी। यू कीप ऑन चेकिंग ऑन द नागपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, है ना, वो चेक करते रहिएगा कि कब आता है ये। ठीक है? थोड़ी डिफिकल्टीज हैं अभी, ऑनलाइन में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो सभी को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को भी हो रही है, हमें भी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को भी हो रहा है। और ऊपर से बहुत सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो वो स्टाफ कम हो गया है हैंडल करने के लिए, जो काम करते थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। इसलिए सब पोस्टपोन भी आप लोग एग्जाम इसी कारण हो पाए, हो गए थे, क्योंकि स्टाफ नहीं था। स्टाफ नहीं है तो मैनेज कौन करेगा ना, उस दिन जिस दिन एग्जाम होते हैं, आपकी क्वेरीज आती हैं, कई लोग अटक जाते हैं, किसी लोग का एग्जाम आगे बढ़ता नहीं है या कैंसिल हो जाता है। तो वो सबके लिए भी ट्रबल शूटिंग के लिए भी कोई ना कोई वहाँ बंदा बैठा होना चाहिए। तो वो स्टाफ का मदद करें, आपके एग्जाम्स को भी पोस्टपोन किया था। लेट्स सी, सब अच्छा हो जाए। एनीवेज थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब। बट वी ऑल हैव टू कोऑपरेट, दैट इज द ओनली वे टू कम थ्रू इट। ओके? चलो, थैंक यू, थैंक यू।